नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। 4 प्रैक्टिस सेट मैं इससे पहले करवा चुका हूं और यूपी ट्रिपल SC 1 दरोगा प्रैक्टिस सेट इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैं ये सभी रखूँगा। अभी आज 1 अप्रैल है और 30 अप्रैल को फ़िलहाल जो डेट आई है उस हिसाब से 30 अप्रैल को आपका पेपर है। तो अभी 1 महीने से कम का समय बचा है और आप अच्छे से अपनी तैयारी करने में जुट जाइए। ये प्रैक्टिस सेट जो है इसका लेवल मैंने काफ़ी अच्छा है और इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है उसको प्रीवियस एग्ज़ाम से लिए गए हैं। और यदि आपने मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए मटेरियल जो मैं इस चैनल पे करा रहा हूँ, 26 टॉपिक में से 24 हो गए हैं आपके, 2 टॉपिक बचे हैं, वो 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएंगे। वो यदि आपने वीडियो मेरे अच्छे से देखे होंगे तो आप ज़्यादातर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन हैं। आप कोशिश कीजिए कि पहले इन क्वेश्चंस के आंसर खुद करें और उसके बाद सही आंसर से मैच करें। तो पहला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा निम्न में से किस जानवर का शिकार प्रतिबंधित है। जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, तो बोला उसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा सामान्य परिस्थितियों में 3 जानवर यहाँ पे दिए गए हैं। घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, इंडियन वाइल्ड एस बोलते हैं इसको, और जंगली भैंस वाइल्ड बफेलो, 3 नाम दिए गए हैं। अब नीचे बोला है निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है। तो ये जो तीनों जानवर है ना, वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार प्रतिबंधित हैं, मतलब इनका शिकार प्रतिबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें 1, 2 और 3 दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। BOD इंग्लिश में ये लिखा है, इसको यदि इसका विस्तार किया जाए तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसके लिए प्रमाणिक मापदंड है। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, प्रमाणिक मानदंड का मतलब स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। ये पूछ रहा है कि BOD निम्न में से किसके लिए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। ऑप्शन ए है रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने में, मतलब जो BOD है वो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल मापने में यूज किया जाता है। दूसरा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन का स्तर पता लगाने में, मतलब जो फॉरेस्ट इकोलॉजी है उसमें ऑक्सीजन का लेवल पता करने में। तीसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण का स्तर, और चौथा है उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन के स्तर का आकलन। तो जो BOD है ना, ये जो जल में जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है ना उसमें प्रदूषण का स्तर को मापता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को शक्ति प्रदान करता है। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, वो भारत सरकार को निम्न में से कौन शक्ति प्रदान करता है। 2 पहले स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो पहला कथन है, पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में जन भागीदारी का उल्लेख, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को क्या ये शक्ति प्रदान करता है कि पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में जन भागीदारी, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन। दूसरा है विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित करना, मतलब अलग अलग जो सोर्सेस हैं उनसे जो एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं उनका जो एमिशन का स्टैंडर्ड है, एमिशन का लेवल है, वो निर्धारित करना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 पहले यहाँ पे दिए गए हैं
1 2 3 4 करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये 4 राज्यों के नाम दिए गए। अब बोल रहा है उपरोक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के वन क्षेत्र और कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में बढ़ता हुआ क्रम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो इसका मतलब क्या है, राज्य के वन क्षेत्र और कुल क्षेत्र मतलब, और उसका बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है इन 4 राज्यों में। तो पूछ क्या रहा है कि जो राज्य में फॉरेस्ट एरिया है उसको डिवाइड करना है स्टेट के एरिया से, टोटल एरिया से, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये परसेंटेज आएगा ना राज्य में वन का प्रतिशत। तो बोल रहा है कि ये इसका बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। तो इसमें बहुत से लोग हो सकता है कि सोचें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है तो दूसरा नंबर जो है ना वो सबसे लास्ट में होगा, बढ़ते हुए क्रम पूछ रहा है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन में चौथे नंबर में या तो पहला है या चौथा है, चारों में 2 में चौथा है, 2 में पहला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, महाराष्ट्र में सबसे कम, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़। ये इस क्रम में है। राज्य में वन क्षेत्र और उसके टोटल एरिया, उस राज्य के टोटल एरिया से डिवाइड करने के बाद जो परसेंटेज आएगा उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, उसका बढ़ता हुआ क्रम। मतलब सबसे कम है महाराष्ट्र में, उसके बाद है फिर मध्य प्रदेश में, फिर है उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 4 गैसें यहाँ पे दी गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सी गैसें फसल या बायोमास को जलाने से वातावरण में उत्सर्जित होती हैं। जब हम लोग फसल का रेजिड्यू जो है, क्रॉप रेजिड्यू या बायोमास को जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसें इन 4 में से उत्सर्जित होती हैं, और 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ये सभी गैसें वातावरण में उत्सर्जित होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, इनके नाम आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है, पखुई। अब इसको पाखुई आप बोलो, स्पेलिंग मैंने लिख दी है PAKHUI। वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। तो जो पखुई वन्य जीव विहार है ना, ये जो अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है ना, उसी के अंतर्गत ये आता है। उसका अन्य नाम है पक्के का पखुई। तो पखुई वन्य जीव विहार कहाँ हो गया, अरुणाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल लॉ। मोमेंटम फॉर चेंज के बाद ना सेमी कॉलन लगा है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। 4 ऑप्शन है आपके। पहला है इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, इसको IPCC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा है UNEP सचिवालय, मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो सेक्रेटेरिएट है। तीसरा है UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका सेक्रेटेरिएट, या विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो ये जो मोमेंटम फॉर चेंज जो इनिशिएटिव है ये UNFCC सेक्रेटेरिएट द्वारा लॉन्च किया गया था। और 7 का ऑप्शन सही है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8। कृषि मृदा मतलब एग्रीकल्चर सॉइल के संबंध में निम्न तथ्यों पर ध्यान दीजिए। तो जो कृषि मृदा है उसके संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको पहले पढ़ना है, फिर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें बताना है कौन सा सही है। पहला है कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा मिट्टी की जल धारण क्षमता को अत्यधिक कम कर देती है। दूसरा है सल्फर चक्र में मिट्टी कोई रोल नहीं अदा करती है। और तीसरा है कुछ कृषि भूमियों पर लगातार सिंचाई मिट्टी की लवणता को बढ़ाती है।
ये वाला तो 100% लोगों को पता ही होगा कि लगातार सिंचाई करने से जो सैलिनिटी है ना वो बढ़ जाती है, जैसे पंजाब और हरियाणा में। अब 2 बचे कि सल्फर चक्र में मिट्टी का कोई रोल नहीं है और कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा मिट्टी की जल धारण क्षमता को अत्यधिक कम कर देती है। तो जो 8 का जो सही आंसर है वो है आंसर बी, मतलब कि केवल जो तीसरा है वही स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोल रहा है, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को उसके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को उसके नेचुरल हैबिटेट में कहाँ पे देखा जा सकता है। ऑप्शन है आपके उत्तर पश्चिमी भारत के सैंड डेजर्ट, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के उच्च हिमालयी क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी गुजरात के लवणी दलदल, या चौथा है पश्चिमी घाट। तो ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है इसको इनमें से पश्चिमी घाट में देखा जा सकता है उसके नेचुरल हैबिटेट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, हमारे देश के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स, शॉर्ट में AQI बोलते हैं। तो जो AQI बताते हैं कि इस शहर की हवा इतनी प्रदूषित है, तो जो इस AQI से पता लगाते हैं ना, तो बोल रहा है कि इसमें किन किन गैसों की जो मात्रा है उसको देखा जाता है। आपके जो गैसें दी गई हैं वो देखते हैं पहले, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो जो ये गैसें दी गई हैं ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये 3 गैसें चेक की जाती हैं इसका लेवल। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन आपका सही है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एजेंडा 21 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एजेंडा 21 से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, और दूसरा इसकी उत्पत्ति जोहान्सबर्ग 2002 में आयोजित सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो एजेंडा 21 है ना वो रियो डी जनेरियो जो ब्राज़ील का शहर है वहाँ पे जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसमें इसका उत्पत्ति हुई थी। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, मतलब A11 का A सही हो जाएगा। 12वां है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है। बिल्कुल जो एक क्वेश्चन रखा है ना क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे ही UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, वैसे ही मैंने रख दिया है। ऑप्शन है आपके खारे पानी के मगरमच्छ, ओलिव रिडली टर्टल, गंगा की डॉल्फिन और घड़ियाल। थोड़ा इजी लग सकता है जिन लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रखा है। तो 12 का C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन ओजोन क्षयकारी मतलब ओजोन डिप्लीशन पदार्थों के उपयोग के नियंत्रण और चरणबद्धता से संबंधित है। तो ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है ना उसके पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित कौन सा ये सम्मेलन है। तो 4 दिए गए हैं आपके, ब्रेटन वुड सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। ये आप चारों एक बार देख लीजिए कि ये देख लेना कि कब कब इनका आयोजन हुआ था और ये किससे संबंधित है। जो 13 का जो सही ऑप्शन है वो बी, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इससे संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, भारत के किस भाग में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन तथा पर्णपाती सभी तरह के वन पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश का उत्तरी तट, बंगाल का दक्षिण पश्चिमी तट, दक्षिणी सौराष्ट्र या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे ये तीनों तरह के वन पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, भारत में
किस तरह के वनों में सागौन की अधिकता पाई जाती है? सागौन मतलब टीक इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले झाड़ीदार वन और चौथा है डी घास के मैदान वाले समशीतोष्ण वन। तो सागौन है ना, इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है और काफ़ी महंगी रहती है। तो 15 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में सागौन वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन है? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोल रहा कि कौन सबसे सही तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को परिभाषित करता है। देखते हैं क्या दिया गया है। पहला, एक दूसरे से इंटरैक्ट करने वाले जीवों का एक समुदाय। दूसरा, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं, ये तो बायोस्फीयर बोलते हैं, जैवमंडल इसको। तीसरा, पर्यावरण के साथ जीवों का वह समुदाय जिसमें वे रहते हैं। और चौथा है एक भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और जीव। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, पर्यावरण के साथ जीवों का वह समुदाय जिसमें वे रहते हैं। इकोसिस्टम में पर्यावरण और जीव सब आ जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? डुगोंग स्तनधारी जीव इंग्लिश में बोलते हैं मैमल, इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। तो जो डुगोंग है ना, इसके बारे में आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि डुगोंग संरक्षण रिजर्व एक तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, भारत का पहला। तो ये है ना, तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा, यह भारत के सभी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और तीसरा है इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो इसका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है, भारत के सभी तटों में नहीं पाया जाता। बाकी पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन जो है सी ओ सही हो जाएगा, 1 और 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन गतिविधि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है? 4 यहाँ पे एक्टिविटीज दी गई हैं और बताना है कि इन 4 में से 4 इसके बाद एक्टिविटीज दी गई हैं, उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है ज्वालामुखी का विस्फोट मतलब वोल्केनिक इरप्शन। दूसरा है श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। चौथा है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। उसके बाद 4 आपके ऑप्शन दिए गए, मतलब ऑप्शन दिए गए और बताना है कि कौन सा सही है। तो प्रकाश संश्लेषण से कार्बन तो उत्सर्जित होती नहीं है, इसमें ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। बाकी जो तीनों है 1, 2 और 4 इससे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल में जुड़ती है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा हटके है। सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? यदि आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो निम्न में से किन पेड़ों को प्राकृतिक रूप से देख सकते हैं? सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि हिमालय में इन 3 में से कौन से पेड़ जनरली पाए जाते हैं। पहला है ओक, दूसरा है रोडोडेंड्रॉन और तीसरा है सैंडलवुड। तो इसमें जो सैंडलवुड है वो नहीं पाया जाता, मतलब चंदन के पेड़ हिमालय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, बाकी दोनों पाए जाते हैं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्न में से किसकी स्थापना है? मतलब जो कन्वेंशनल ह्यूमन लाइफ जो चल रही है उसके साथ यदि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है तो उनमें आपको इन 4 में से कौन सा उपाय सबसे अच्छा रहेगा? पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है बोटेनिकल गार्डन, तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है वन्यजीव विहार। हो सकता है ये क्वेश्चन आपने पहले से ना पढ़ा हो तो इसका आप आंसर ना कर सकें। तो इसमें जो सही आंसर वो आंसर ए है, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होगी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 20 का।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन मैं आपके करवा रहा हूँ और इससे ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल किसी भी कीमत में आएगा नहीं, आप ये समझ लीजिए। और बिल्कुल सिलेबस से हट के एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो 21 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा मिलान गलत है? 3 यहाँ पे दिए गए हैं, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो पहाड़ियाँ, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, डाफला पहाड़ियाँ और लोकटक झील बरैल रेंज। तो जो इसमें सही है वो तो केवल एक है, जो नामदफा है ना वो डाफला की पहाड़ियों, ये गलत है। और लोकटक झील बरैल रेंज में भी नहीं पाई जाती है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, नॉर्थ ईस्ट के यदि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तभी आप देख सकते हैं, तब आपको ये पता होगा। तो इसमें केवल पहला सही है, तो ए ऑप्शन 21 का सही हो जाएगा। और नहीं, लेकिन बोल रहा है कि कौन सा मिलान गलत है, तो ए नहीं, आपका जो सही हो जाएगा वो होगा बी, मतलब दूसरे और तीसरे गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक सूची है। तो जो रेड डेटा बुक IUCN पब्लिश करता है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है जैव विविधता हॉट स्पॉट में मौजूद स्थानिक पौधे और पशु प्रजातियां, इसके बारे में इसमें दिया गया। दूसरा है संकटग्रस्त पौधों और जानवरों की प्रजातियां, इसके बारे में दिया गया है। यह तीसरा है विभिन्न देशों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संरक्षित स्थल। और इसके बाद नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें केवल ऑप्शन बी सही है, तो केवल दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रेड डेटा बुक है उसमें संकटग्रस्त पौधों और जानवरों की प्रजातियां हैं ना, उसके बारे में दिया गया है। ये जैव विविधता हॉट स्पॉट में मौजूद पौधे और पशु, इनकी जानकारी नहीं दी है, और देशों में जो संरक्षित स्थल हैं उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? कार्बन क्रेडिट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट दिए गए कार्बन क्रेडिट के बारे में और बताना है कि कौन सा गलत है। पहला है क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में कार्बन क्रेडिट सिस्टम की पुष्टि की गई थी। मतलब जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था उस समय ये कार्बन क्रेडिट सिस्टम है ना, उसके वो अस्तित्व में आया था। दूसरा है कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अपने कोटा से कम किया है। तीसरा है कार्बन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन कोटा में वृद्धि को सीमित करना है। और चौथा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम मतलब UNEP द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्य पर कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग की जाती है। तो जो इसका बोला कौन सा गलत है, तो जो डी ऑप्शन है ना वो गलत है। जो कार्बन क्रेडिट है ना उसका मूल्य निर्धारण UNEP नहीं करता, ये मार्केट पे बेस्ड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं? 4 दिए गए हैं, बांदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरवन। बोला इनमें से कौन टाइगर रिजर्व है? तो जो भितरकनिका है ना वो टाइगर रिजर्व नहीं है। ये जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं उनका यहाँ पे संरक्षण किया गया है। तो बाकी जो 3 है वो टाइगर रिजर्व हैं। तो 1, 3 और 4 किसमें है? 1, 3 और 4 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 दिए मतलब 4, ये स्क्वायरल में आई नहीं लगा, ये ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वायरल या स्नो लेपर्ड। तो इसमें कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो जो चीता है ना वो प्राकृतिक रूप से पाए नहीं जाते अभी, बाकी तीनों पाए जाते हैं। जो स्नो लेपर्ड है ना वो
इधर का जो हिमालयी क्षेत्र है ना वहाँ पे पाए जाते हैं। तो 1, 3 और 4 किसमें, ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर वातावरण के तापमान को धीरे धीरे बढ़ा रहा है क्योंकि यह अवशोषित करता है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है कि मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसको शोषित करती है जिससे ये हो रहा है। तो ऑप्शन है आपके हवा का जलवाष्प और उसकी गर्मी बरकरार रहता है। मतलब जो हवा में वाटर वेपर है ना वो ये कार्बन डाइऑक्साइड शोषित कर लेती है जिससे एटमॉस्फेयर की गर्मी जो है वो मेंटेन रहती है। दूसरा है सौर विकिरण का पराबैंगनी भाग, मतलब जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको ऑब्जर्व करता है सोलर विकिरण का, ये बोल रहा है। तीसरा सभी सौर विकिरण को ऑब्जर्व करता है इस वजह से। और चौथा है सौर विकिरण का अवरक्त भाग, मतलब इंफ्रारेड पार्ट जो है ना सोलर रेडिएशन का वह ऑब्जर्व करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोलर रेडिएशन का इंफ्रारेड पार्ट को ऑब्जर्व करती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, एनजीटी एक्ट 2010 मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 का है वो भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित किया गया था। पहला स्टेटमेंट दिया गया है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है ना उसमें पर्यावरण का अधिकार भी एक अधिकार है। तो इसके लिए ये एनजीटी एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। दूसरा है अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उठाने के लिए अनुदान का प्रावधान। अब बोल रहा है कि कौन सा सही है, तो जो दूसरा है ना वो स्टेटमेंट ये दूसरा गलत है, पहला वो सही है। तो केवल एक ए ऑप्शन आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, भारत में एक राज्य के संबंध में निम्न विशेषताओं पर गौर करें। कि भारत में एक राज्य है उसके बारे में ये बात की गई है कि उसकी ये विशेषता है। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह उसी लैटिट्यूड पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से गुजरता है, मतलब इस राज्य से वही लैटिट्यूड गुजरता है जो उत्तरी राजस्थान से गुजरता है। दूसरा इसका 80% से अधिक भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत है, मतलब इस राज्य के जो एरिया है ना उसका 80% से अधिक वन क्षेत्र है। तीसरा है राज्य का 12% से अधिक जो वन क्षेत्र है वो संरक्षित है। तो इसमें थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाएंगे, यदि ऑप्शन देखेंगे तो जो हिमाचल प्रदेश है ना वो जो राजस्थान है ना उसके ऊपर पड़ जाता है काफ़ी। तो जो ये बोल रहा है ना कि जो उसी लैटिट्यूड पर स्थित है, तो लैटिट्यूड तो ये वाली रेखाएं हैं जो ना इस तरह से पास होती हैं। तो यदि इंडिया का मैप में ना जो राजस्थान है वो इस तरह इस क्षेत्र में पड़ता है और जो हिमाचल प्रदेश है वो ऊपर पड़ जाता है, ऐसे ही उत्तराखंड ऊपर पड़ जाता है। तो वो लैटिट्यूड यहाँ से दोनों से तो पास करेगा नहीं, बचे असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सही ऑप्शन है वो ए है, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, निम्न फसलों पर गौर करें। 4 फसलों के नाम दिया गया है, कपास, मूंगफली, चावल और गेहूँ। बोला इनमें से कौन खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसलें वो होती हैं जो रेनी सीजन जो होता है ना जुलाई अगस्त उसमें बोई जाती हैं। तो इसमें यदि आप देखो तो जो गेहूं है ना वो सर्दियों में बोया जाता है, मतलब अक्टूबर नवंबर इस टाइम पे बोया जाता है गेहूं। नवंबर कुछ लोग दिसंबर तक भी बोते हैं। बाकी जो कपास और चावल है मूंगफली है वो ये तीनों खरीफ की फसलें हैं। तो 1 2 3 किसमें है, 1 2 3 ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो जो डिकम्पोजर हम लोग रखते हैं ना इकोसिस्टम में, जब फूड चेन पढ़ाई होगी तो उसमें डिकम्पोजर के बारे में पढ़ा होगा। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन डिकम्पोजर हैं, वायरस, फंगाई या बैक्टीरिया। तो जो वायरस है ना वो डिकम्पोजर में नहीं आते हैं, और फंगाई और बैक्टीरिया आते हैं। तो 2 और 3 ऑप्शन बी है इसका सही हो जाएगा, 30 का बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। किस उद्योग में, 4 उद्योगों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, बता रहा है कि किसमें जल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। पहला यांत्रिकी, मतलब जहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो उद्योग हैं जहाँ पे कोई मशीनें बनाई जाती हैं। दूसरा है पेपर और पल्प, तीसरा है कपड़ा और चौथा है थर्मल पावर। तो जो बाद के तीनों दिए गए ना इसमें जल की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा थर्मल पावर जो होता है ना उसको प्रोड्यूस करने में थर्मल पावर प्लांट में होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन बायो फर्टिलाइजर है। 3 नाम यहाँ पे दिए गए और बताना है कौन बायो फर्टिलाइजर है। पहला है एगारिकस, दूसरा है नोस्टॉक और तीसरा है स्पाइरो गाइरा। जो बायो फर्टिलाइजर है ना वो नोस्टॉक है, तो केवल सेकंड बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा मृदा में नाइट्रोजन को जोड़ा जाता है। मृदा में नाइट्रोजन इन 3 में से बोल रहा है किस प्रक्रिया द्वारा जुड़ती है। पहला है जानवरों द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मतलब यूरिनेशन जो होता है ना, जानवरों के द्वारा यूरिनेट करते हैं तो मृदा में नाइट्रोजन जुड़ती है। दूसरा है मनुष्य द्वारा कोयले का जलाया जाना, मनुष्य को जो कोयला जलाता है उससे। तीसरा है वनस्पति की मृत्यु, जब जो प्लांट इन वेजिटेबल्स हैं उनकी डेथ होती है तो जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में मिक्स हो जाती है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, जो कोयले को जलाने से ना नाइट्रोजन नहीं मिलती है। बाकी पहला और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में निम्न में से कौन कथन सत्य हैं। इको सेंसिटिव जोन के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। ये 2 आपके स्टेटमेंट हैं, वो बताना है कि कौन सही है। पहला है इको सेंसिटिव जोन्स वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा घोषित किए जाते हैं। दूसरा है इको सेंसिटिव जोन्स घोषित करने का उद्देश्य उस क्षेत्र में कृषि के अलावा सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है। एक्चुअल में दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इको सेंसिटिव जोन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या किसी दूसरे अधिनियम के द्वारा घोषित नहीं किए जाते हैं। और दूसरा भी गलत है कि इनको घोषित करने का उद्देश्य वहाँ पे कृषि के अलावा बाकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है। तो जो 34 है ना इसका दोनों ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किसी पेपर में पूछा जा चुका है। तो डी ऑप्शन भी कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है कि दोनों ही ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, मतलब बायोडिग्रेडेबल को हिंदी में बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। तो बायोडिग्रेडेबल निम्न में से कौन सा पदार्थ है ये पूछ रहा है। ऊन, प्लास्टिक के कप, एल्यूमिनियम फॉयल या कांच की बोतल। तो जो ऊन है ना ये ऑप्शन इसका सही है, कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं। प्लास्टिक के कप, एल्यूमिनियम फॉयल और कांच की बोतल ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। 3 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई। दूसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संविधिक निकाय, मतलब संवैधानिक निकाय है। तीसरा है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी,
के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो इसमें दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो आपको याद रखना है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एक संवैधानिक निकाय है और जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? भारत में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन मात्रा है। तो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन मात्रा भारत में कितनी है पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, 3.8 टन, 1.6 टन, 0.2 टन या 2.04 टन। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, वो है 1.6 टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्वतीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? पर्वतीय नहीं, पर्यावरणीय, गलत पड़ गया मैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सीधी सी बात बोल रहा है कि साइलेंट स्प्रिंग ये बुक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन, राजगोपालन। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर सी, रेचल कार्सन। ये साइलेंट स्प्रिंग बुक के लेखक हैं। जो कार्ल मार्क्स दिया गया है ना, इनकी एक फेमस बुक है दास कैपिटल। ये सोशलिज्म के बहुत बड़े समर्थक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप समझ लो क्यों अच्छा है अभी मैं बताऊंगा। ऑप्शन देखते हैं, मेधा पाटकर, एम.एस. स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट। तो देखो अब इसमें सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट दोनों का नाम आ गया क्योंकि ये दोनों चिपको आंदोलन से जुड़े थे। तो प्रणेता की बात कर रही है यहाँ पे, तो ये इसमें आएगा चंदी प्रसाद भट्ट इनका नाम। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो एम.एस. स्वामीनाथन है ना, वो हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं। हरित क्रांति के जनक भारत में और विश्व में वर्गीज क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोरलॉग, वर्गीज कुरियन होता है, वो श्वेत क्रांति के जनक है। जो मेधा पाटकर है ना, इनका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे जोड़ा जाता है। इससे नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? निम्न में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष। ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, वी वेंकटेश्वर लू और सलीम अली। सही ऑप्शन है बी, राजेंद्र सिंह। ऐसे राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, उनके नाम से आप कनेक्ट करके याद करिए। तो जो 41 है इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, राजेंद्र सिंह। सलीम अली है ना, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? इसमें दिए गए एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बनास, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी। तो बोला उनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? तो एक्चुअल में इनमें से कोई सही सुमेलित नहीं है। जो गंगा है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से नहीं पास करती है। इसी तरह बाकी दो रिवर हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आप जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनसे कौन सी रिवर पास होती हैं ये भी आप पढ़ लीजिए। तो 42 का सही ऑप्शन है वो है, आंसर है वो डी, कोई नहीं इनमें से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है?
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वन संसाधनों का अनुमानित मूल्य ये कितना है? ऑप्शन है आपके 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर या 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर या 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। मैं बता चुका हूँ, ये आप लोग जानते भी होंगे। मिलियन होते हैं 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपए 1 मिलियन हो गए। और यदि इसमें इसका 1000 टाइम कर लोगे मतलब 100 करोड़, तो वो 1 बिलियन हो गया। उसमें भी 100 से 1000 गुना इसका कर दोगे तो वो 1 ट्रिलियन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोल रहा है? निम्न में से किस उद्योग के लिए कच्चा माल वनों से प्राप्त नहीं होता? कच्चा माल बोल रहा है वनों से प्राप्त नहीं होता किस उद्योग के लिए? कागज उद्योग, दवा उद्योग, दिया सलाई उद्योग और कांच उद्योग। तो पहले 3 जो उद्योग हैं इनके लिए जो कच्चा माल है वो वनों से प्राप्त होता है, लेकिन कांच उद्योग के लिए नहीं मिलता। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्या बोल रहा है? ट्राइफेड किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो ट्राइफेड का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, मैंने अभी रिसेंट वीडियो में बताया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो ये ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके प्रशासनिक नियंत्रण में ट्राइफेड कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोल रहा है? वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित FDST क्या है? ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं वो आप पढ़ लीजिए, मैं इसको फुल फॉर्म बताता हूँ। जो FDST है वो है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सी ऑप्शन वो सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोल रहा है? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके इस एग्जाम के लिए। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 48A, दूसरा है अनुच्छेद 51A का G, और तीसरा A और B दोनों, और D है कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। ये दोनों जो अनुच्छेद हैं वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संविधान में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वर्ष 2003 में न्यायमूर्ति BN कृपाल की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय वन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब केंद्र सरकार को सौंपी थी? तो जो राष्ट्रीय वन आयोग है वो 2003 में गठित किया गया था। उसके अध्यक्ष जस्टिस BN कृपाल थे। 3 में गठित हुआ था और अपनी रिपोर्ट इसने 2006 में सौंपी थी केंद्र सरकार को। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोल रहा है? भारत में वन स्थिति पर द्विवार्षिक रिपोर्ट को कौन तैयार करता है? तो भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट है ना, ISFR बोलते हैं, हर 2 साल में प्रकाशित होती है। और ये कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या वन शिक्षा निदेशालय। तो ऑप्शन सही है भारतीय वन सर्वेक्षण, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व क्रमशः हैं? मतलब पहले जो नंबर दी गई है वो राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा जो दिया गया है वो टाइगर रिजर्व। तो इसका जो एग्जैक्ट नंबर है वो है 106 राष्ट्रीय उद्यान और 53 टाइगर रिजर्व। सी ऑप्शन आपका सही है। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बहुत, मतलब ये समझ लो 5-6 घंटे लगभग मेहनत करके मैंने तैयार किए हैं ये। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।